सुप्रभात बच्चों। हमने अभी तक कक्षा 6वीं सामान्य विज्ञान के अंतर्गत घटक क्रमांक 4 तक का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम घटक क्रमांक 5 सब्सटेंस इन द सराउंडिंग, द स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज, आसपास के पदार्थ, अवस्थाएं और गुणधर्म, इसका अध्ययन करेंगे। इस घटक के अंतर्गत हम आज पदार्थ की अवस्थाएं और उसका रूपांतरण किस प्रकार से होता है यह देखेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं तीन तरह से जानी जाती है: स्थायु, द्रव और वायु, अर्थात ठोस, द्रव और वायु। हमने पानी को देखा, पानी पीते हैं, पानी का प्राशन करते हैं, पर पानी की तीन अवस्थाओं का हमने देखा है क्या? इन पानी की तीनों अवस्थाओं को, यानी ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्थाओं के तीन विभिन्न रूप हमने देखे। अर्थात ठोस अवस्था वाले पानी को क्या कहेंगे? बर्फ कहेंगे। द्रव अवस्था वाले पानी को जल के रूप में, जो द्रव के रूप में देखा जाता है, और गैसीय अवस्था वाले पानी को बाष्प के रूप में देखा जाता है। इन पदार्थों की तीन अवस्थाओं का आपस में रूपांतरण होता रहता है। यह कैसे होता है? एक कटोरी में मोम के टुकड़े लेने के बाद उस टुकड़ों को स्पिरिट लैंप पर गर्म करो। स्पिरिट लैंप पर गर्म होने के बाद वह मोम का टुकड़ा पिघल जाएगा। पिघलने के बाद उस मोम के टुकड़े को ठंडा करो। रूपांतरण को देखने के बाद कटोरी को पुनः ठंडे पानी में रखो। ठंडे पानी में रखने के बाद वह फिर से ठोस मोम के रूप में तैयार हो जाएगा। पदार्थ का यही रूपांतरण कहलाता है। जब पदार्थ की एक अवस्था परिवर्तित होकर दूसरी अवस्था में आती है तो इस क्रिया को पदार्थ का रूपांतरण कहते हैं। जब पदार्थ की एक अवस्था परिवर्तित होकर दूसरी अवस्था में आती है तो इस क्रिया को पदार्थ का रूपांतरण कहते हैं। जैसे यहां पर हुआ था कि मोम के एक टुकड़े का रूपांतरण तरल मोम में हुआ था, और फिर पुनः तरल मोम का रूपांतरण ठोस मोम में हुआ। इसी प्रक्रिया को पदार्थ का रूपांतरण कहते हैं। पदार्थ के रूपांतरण के विभिन्न प्रकार हैं। यह अवस्थाएं और रूपांतरण किस प्रकार से होते हैं यह जानने के प्रयास करें। प्रत्येक पदार्थ को ऊष्मा देने अथवा उससे ऊष्मा लेने पर उसका रूपांतरण होता है। हमारे आसपास का प्रत्येक पदार्थ ठोस, द्रव, गैस में किसी न किसी अवस्था में पाया जाता है। हमारे आसपास पे जितने भी पदार्थ हैं वह ठोस पदार्थ, द्रव्य और गैस, इन तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। इन तीनों अवस्था वाले पदार्थ को ऊष्मा देने के पश्चात उनका रूपांतरण होता है, या उनसे ऊष्मा लेने के पश्चात उनका रूपांतरण होता है। जैसे हमने तरल मोम के साथ किया था कि मोम को ऊष्मा देने के बाद उसका रूपांतरण हुआ था तरल मोम में, और उससे ऊष्मा लेने के पश्चात उसका रूपांतरण ठोस मोम में हुआ था। जिसे और एक उदाहरण ले सकते हैं कि स्पिरिट, कपूर, पेट्रोल, घी, नारियल तेल, कोल तार की गोलियां, नौसादर, इन पदार्थ को देखो और उनके रूपांतरण की प्रक्रिया को ध्यान से समझो। ऐसा कब हुआ था कि 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक बिलार्ड गिब्स ने यह सिद्ध किया कि पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की विशेषताएं उनकी अवस्थाओं और कणों की संरचना पर निर्भर होती है। यानी पदार्थ की अवस्था उनके कणों की संरचना पर निर्भर होता है, और इन्हीं अवस्थाओं पर और कणों की संरचना पर पदार्थ की विशेषता भी निर्भर होती है। अर्थात यदि पदार्थ की संरचना थोड़ी व्यापक हो तो उसका परिवर्तन अलग तरह से होगा, और थोड़ा खुल के हो, उसकी संरचना खुली हुई हो तो वह और अलग तरह से विशेषता अलग होगी। पदार्थ में अवस्था में होने वाला परिवर्तन निम्न प्रकार से देख सकते हैं कि पदार्थ को यदि ऊष्मा देंगे, यानी ठोस पदार्थ को यदि ऊष्मा देंगे तो उसका रूपांतरण द्रव पदार्थ में होगा, और द्रव पदार्थ को यदि ऊष्मा देंगे तो फिर उसका रूपांतरण गैसीय अवस्था में होगा। हमने पानी जब गर्म करते हैं, पानी का गर्म करते हैं तो पानी गर्म पश्चात
द्रव्य पानी का रूपांतरण गैसीय पानी में होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि पानी के ऊपर जो हम झाकन रखते हैं कि वह ढक्कन के ऊपर जो द्रव बिंदु हमको दिखाई देते हैं वह गैसीय रूपांतरण हुए पानी का है। पर उसी गैस को हम ठंडा करने के पश्चात उसका पुनर्रूपांतरण द्रव में होता है और द्रव का पुनर्रूपांतरण ठोस में होता है। रूपांतरण पदार्थ की ऊष्मा का प्रभाव है कि इसका अध्ययन ऊष्मा मिलने पर ठोस का द्रव में और द्रव का गैस में रूपांतरण होता है। इसी प्रकार पदार्थ ठंडा होने पर अर्थात उसकी ऊष्मा कम होने पर गैस का द्रव और द्रव का ठोस में रूपांतरण होता है। इन्हीं तीन अवस्थाओं को कुछ मुद्दों के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं कि ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ के उदाहरण कौन कौन से। ठोस पदार्थ के उदाहरण देखेंगे तो लोहे का टुकड़ा। अब लोहे का टुकड़े का आकार कैसा होता है? उसका आकार स्वयं का होता है, कहीं भी रखने पर आकार बना रहता है। उसको किसी भी जगह पर, समतल जगह पर रखो, उसका आकार परिवर्तन नहीं होता। उसका आयतन भी निश्चित होता है, जैसे चीनी, बालू जैसे पृष्ठ पर उड़ेलने पर उनका ढेर तैयार होता है। चीनी को, बालू को किसी पृष्ठ पर ढकेल दिया जाए तो उसका एक ढेर तैयार होगा, यानी उसका आकार एक निश्चित तरह से होता है। द्रवों के रूप में, उदाहरण के रूप में देखेंगे तो पानी, स्पिरिट, तेल, यह द्रव के कुछ उदाहरण है। इनका आकार देखेंगे, इनको स्वयं का आकार नहीं होता, इनको स्वयं का आकार नहीं होता। जिस बर्तन में हम यह पदार्थ रखते हैं उसी बर्तन का आकार वह ग्रहण करते हैं। उनका आयतन का देखेंगे तो उसका निश्चित आयतन होता है, बर्तन की एक निश्चित जगह में फैलता है, समतल पृष्ठ पर उड़ेलने पर फैलता है और ढाल की दिशा में प्रवाहित होता है। पृष्ठभाग का आकार वह ग्रहण करता है। द्रव का भी आकार एक निश्चित होता है, पर वह निश्चित दिशा में ही फैलता है और बर्तन की एक निश्चित दिशा में जगह पर ही फैलता है। समतल पृष्ठ पर उसको रखेंगे तो वह फैलने लगता है और पृष्ठ का भाग ग्रहण करता है। गैसीय पदार्थ का देखेंगे तो हवा, यह गैसीय पदार्थ का उदाहरण है। उनको स्वयं का आकार नहीं होता, यह उपलब्ध संपूर्ण जगह पर फैल जाती है। उसका निश्चित आयतन भी नहीं होता और बर्तन में गैस का दाब कम अधिक करने पर उसका आयतन भी कम अधिक होता है। दोस्तों, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा डॉक्टर क्या करता है कि हम सबसे पहले वह एक नली लेता है और नली को अपने मुंह में या फिर बगेल में डाल देता है। बगेल में डालने के बाद या मुंह में डालने के बाद वह देखता है कि उस नली पे क्या लिखा है, अंकित किया गया। उसी नली को कहते हैं तापमाप। इसी प्रकार की एक तापमापी रहती है। यह क्या करती है, उसका कार्य क्या है? पदार्थ का ऊष्मा मिलने पर वह गर्म होता है और पदार्थ कितना गर्म है इसका अचूक अनुमान लगाने के लिए इस तापमापी का उपयोग करते हैं। अर्थात पदार्थ कितनी अधिक मात्रा में गर्म हो चुका है, यानी हमको जिस अपेक्षित मात्रा में उसको ऊष्मा देना है वह अपेक्षित मात्रा हमारी पूर्ण हुई क्या, यह जानने के लिए तापमापी का उपयोग किया जाता है। तापमापी का मापन दो तरह से होता है। तापमापी का मापन हम ज्यादातर अंश सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में किया जाता है, और दूसरा तरीका उसका है फ़ारेनहाइट का। पर फ़ारेनहाइट का तरीका ज्यादातर उपयोग में नहीं लाते। हम तापमान को नापने के लिए अंश सेल्सियस यह इकाई का उपयोग करते हैं। आजकल डिजिटल तापमापी का उपयोग भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस प्रकार के डिजिटल तापमापी जो हमको एक्यूरेट तापमान दर्शाती है। पदार्थ को जो एक विशिष्ट मात्रा में ऊष्मा देने अथवा उससे ऊष्मा लेने पर उनका रूपांतरण होता है, यह तापमापी के जरिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तापमापी का उपयोग हम प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं। इस तापमापी का उपयोग प्रयोगशाला में किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए कि एक बीकर लेंगे, उस बीकर में बर्फ डाल देंगे, उस बर्फ के नीचे यह तापमापी रख देंगे। वह क्या करेगी? तापमापी उस बर्फ का तापमान नापने का प्रयास करेगी। यानी प्रयोगशाला में एक तापमापी लो, उसके निचले छोर की घुंडी में पारा भरा होता है, वह पारा बर्फ के अंदर डाल दो।
पारे के स्तंभ के आसपास अंशांकन किया गया होता है और तापमापी के बर्फ के पानी में डुबा दो तो तापमान हम नाप सकते हैं। कुछ उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि उबलते हुए पानी का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। 100 डिग्री सेल्सियस उबलते हुए पानी का तापमान रहता है। जमने वाले पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। शरद ऋतु की हवा का तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस होता है और ग्रीष्म ऋतु की हवा का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रिज के भीतर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस होता है और फ्रीजर के अंदर का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, हमने तापमान क्या होता है, पदार्थ की अवस्था कैसी होती है, इसके हमने कुछ परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इसके कुछ उदाहरण हमने देखे। अगले भाग के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए घर में रहिए सुरक्षित।